सो वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की थी 1991 में, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या था, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग हमारे चैनल को विज़िट करें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विज़िट करें बेटा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। देखिए, हम लोगों के पास इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 ये टॉपिक है। तो उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की टिल 1990, वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसके फेल होने के कारण क्या हुआ, जो हमारी कंट्री थी उसमें क्या आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। अब उन्होंने कहा उस टाइम पे हम लोगों के पास जो फॉरेन रिजर्व था वो सिर्फ इतना था कि हम लोग क्या कर सके, 2 वीक के इंपोर्ट की क्या कर सके, पेमेंट कर सके। और जो न्यू लोन्स थे वो हम लोगों के पास क्या थे, अवेलेबल नहीं थे, मतलब कोई भी लोन देने को तैयार नहीं था। और दूसरी चीज़, जो एनआरआई जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था इंडिया में, उन्होंने पैसा निकालना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब जब कोई आपको पैसा ना दे और जिसने लेने हैं वो भी निकालना स्टार्ट कर दे तो आपकी कंडीशन क्या होगी, यू कैन चेक इट आउट, राइट। इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। देन इन्होंने कहा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, अपने लोन की रीपेमेंट करने के लिए एक लोन और लेना पड़ता था, जिसके कारण गवर्नमेंट किस में फंस गई, डेप्ट ट्रैप में। कुल मिला के अगर हम देखें तो 1991 में हम लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या थी बेटा, मिजरेबल थी, राइट। उसके बाद अब हम लोग स्टडी करते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या थे बेटा। तो इन्होंने कहा जो रीजंस थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आने के या इकोनॉमिक क्राइसिस आने के, सबसे पहला रीजन था पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस। 1951 से लेके 1990 तक हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसको इम्पोर्टेंस दी, उसका इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमने क्या की, पब्लिक सेक्टर के थ्रू क्या की थी, एस्टैब्लिश की थी। अब उन्होंने कहा जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश किया उसमें से कुछ पब्लिक एंटरप्राइज की तो परफॉर्मेंस क्या थी बेटा, अच्छी थी, लेकिन जो मैक्सिमम थी ना वो क्या कर रही थी, लॉस इनकर्ड कर रही थी, जिसके कारण जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की वो क्या हो गई, डिसअपॉइंटिंग हो गई, राइट। सो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर भी क्या बन गया, हम लोगों के लिए रीजन बन गया इकोनॉमिक क्राइसिस आने का, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें की पब्लिक सेक्टर में और उसी की परफॉर्मेंस क्या थी, बुरी थी। देन नेक्स्ट वी हैव डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इन्होंने कहा कि आप लोग क्या करते हो, फॉरेन पेमेंट्स करते हो जब भी आप इंपोर्ट करोगे। जब वो फॉरेन पेमेंट्स क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, फॉरेन रिसिप्ट्स जो आप किससे करोगे, एक्सपोर्ट से करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। मींस जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, पे करोगे, और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो जब आपकी पेमेंट रिसीविंग से ज़्यादा हो जाए, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इस डेफिसिट बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिए और कोटा भी फिक्स कर दिया, मतलब क्वांटिटी भी फिक्स कर दी और टैक्स भी लगा दिए। तो भी क्या हुआ, हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो क्या होते रहे बेटा, इंक्रीज होते रहे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो 1980-81 में कितना था, 2214 करोड़, जो इंक्रीज होके 1990-91 में कितना हो गया था, दैट इज 17,367 करोड़ बेटा, राइट। सो ये रीजंस थे जिसके कारण हम लोगों के पास क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आया। आगे हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा एक रीजन और था, वो क्या था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब हम लोगों ने पढ़ लिया गवर्नमेंट क्या करती थी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोग डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा। लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें थी, मतलब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी, उनकी हमारे पास क्या थी, शॉर्टेज थी। मींस डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो सिंपल सी बात है, प्राइस क्या हो जाते हैं,
इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी के कारण 1991 में हम लोगों का जो इंक्रीज हुआ था प्राइस में वो कितना हुआ था 16.7% बेटा। राइट, सो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी क्या बन गया, रीजन बन गया इकोनॉमिक क्राइसिस आने का। देन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब उसने बोला कि ये रिजर्व क्या होते हैं, ये होते हैं फॉरेन एसेट्स जो हम लोगों के पास हैं, लाइक फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटीज। हम लोगों का ये रिजर्व भी क्या होना स्टार्ट हो गया था, डाउन जाना स्टार्ट हो गया था। तो उसने कहा कि हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, इसका यूज़ क्यों करते हैं बेटा, दो पर्पज़ के लिए करते हैं। पहला, या तो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और सेकंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। तो उन्होंने कहा हम लोगों ने क्या किया, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। राइट, जब हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर रहे, हम क्यों करना चाहते थे अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज, ताकि हमारे पास डॉलर आए और हम इंपोर्ट की पेमेंट कर सके। तो उसमें बोला इसका हम लोगों के पास एडवर्स इफेक्ट हुआ, हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रहे थे लेकिन इंपोर्ट बढ़ रहे थे। तो हम लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चला गया बेटा, एडवर्स चला गया। मीन्स हमारी पेमेंट ज़्यादा हो गई और रिसीविंग क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप यहाँ पे चेक करें 1980-81 में हम लोगों का रिजर्व कितना था, 8,200 करोड़, लेकिन 1990 और 91 में ये कम हो के कितना रह गया, 6,000 करोड़। राइट, सो ये भी रीजंस थे कि हम लोगों के पास क्या हो गया बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। नेक्स्ट वी हैव ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट। अब उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास क्या था, लोन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा थे लेकिन रेवेन्यू क्या थी, कम थी। तो उसने बोला इसके कारण गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, अपने खर्चों को तो पूरा करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, पैसा बोरो करती थी, कहाँ से, बैंक से, पब्लिक से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो उसने बोला जो इंडियन इकॉनमी थी ना, वो किस में फंस गई थी, डेप्ट ट्रैप में फंस गई थी। क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या करना था, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट करनी थी, और उसके लिए हम क्या ले रहे थे, लोन ले रहे थे। तो उसने कहा 1991 में अगर आप देखो जो इंडिया की इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी वो जीडीपी का कितना थी, 36.4%। मीन्स अगर आप 100 रुपीज़ की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो तो 36.4% मीन 36.4 रुपीज़ आपको किसके लिए पे करने पड़ेंगे, आपकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसके लिए। नेक्स्ट वी हैव इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो उसने बोला जो गवर्नमेंट थी ना वो क्या नहीं कर पा रही थी, रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी इंटरनल सोर्सेज से। अब गवर्नमेंट के पास दो इंटरनल सोर्सेज हैं वैसे तो, एक होता है टैक्स रिवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स। राइट, सो इन्होंने कहा जो गवर्नमेंट थी वो क्या नहीं कर पा रही थी, रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, ना टैक्स से ना नॉन टैक्स से। और हम लोगों के जो पब्लिक एंटरप्राइज थे वो तो ऑलरेडी क्या चल रहे थे, लॉस में चल रहे थे। तो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट आ नहीं रही थी। तो उसने बोला गवर्नमेंट क्या करती थी, फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब गवर्नमेंट एक्सचेंज ने क्या किया, बाहर से बोरो करना स्टार्ट कर दिया पैसा। ठीक, वो बाहर की कंट्री से भी करते थे और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी करते थे। तो जो पैसा आता था उसको हम लोग किसके ऊपर स्पेंड कर रहे थे, कंजम्पशन नीड्स के ऊपर। राइट, मतलब जितना पैसा लिया वो सारा का सारा कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर दिया, जबकि खर्च किसके ऊपर होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर, सो दैट फर्दर वी कैन प्रोड्यूस गुड्स। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंजम्पशन के ऊपर क्या कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे। तो इस कारण से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम लोगों के पास क्या था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, और हम लोगों के पास ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट भी क्या बने, रीजन बन गए इकोनॉमिक क्राइसिस के। अब उन्होंने कहा जो ये क्राइसिस था इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ गई, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल देते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गई वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, वहाँ से उन्हें लोन तो मिल गया $7 बिलियन का, लेकिन उन्होंने क्या लगा दी बेटा, कुछ कंडीशंस लगा दी। ये कंडीशंस क्या थी, इन्होंने कहा आपने जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या करोगे, ख़त्म करोगे। इसको हम लोग बोलते थे बेटा लिबरलाइजेशन।
देन इन्होंने बोल दिया जो गवर्नमेंट है उसके रोल को आप लोग क्या करोगे, रिड्यूस करोगे कुछ एरिया में या बहुत सारे एरिया में। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, प्राइवेटाइजेशन, राइट। और उसके बाद इन्होंने कहा जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी हैं इसको भी आप लोग क्या करोगे, रिमूव करोगे। ये किस में आ जाता है बेटा, ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन ले लिया हम लोगों ने 7 बिलियन का, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई या यू कैन से कुछ कंडीशंस लगाई जो हमें पूरी करनी थी। अब इन्हीं 3 कंडीशंस के कारण हम लोगों के पास किस चीज़ ने बर्थ लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने, राइट बेटा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे बेटा।